फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर की। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर एस्टैब्लिश करी है, व्यापार के लिए आई थी और अब टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। इस वाले को हम देख रहे थे। ये हमारा पार्ट 2 है, हम पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कंपनी का रूल धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, अलग अलग जगह पर वो बढ़ते हैं। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 तक, जब हम कहते हैं प्रथम क्रांति हो गई थी, ठीक है, आज़ादी के लिए प्रथम क्रांति हो गई थी, तो इन सालों में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को फैलाया। अब कैसे कैसे फैलाया, हम इस पूरी चीज़ को देखने वाले हैं। जो कंपनी थी, उन्होंने धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते 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 क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू करा। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक उन्होंने नहीं करा। ठीक है, कभी भी उनका ये नहीं था कि वो डायरेक्ट अटैक करते थे। वो क्या करते थे, डिप्लोमेटिकली खेलते थे। ठीक है, जैसे बात करी, वही क्या करा कि फूट डालो की नीति अपनाई, दूसरे राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया और खुद लीड करने लगे, ये सारी चीज़ें। तो अगर ज़रूरत पड़ती थी तो ये क्या करते थे कि आर्मी वगैरह से युद्ध करते थे, आर्मी वगैरह के साथ, मतलब आर्मी को साथ लेके, लेकिन वरना डिप्लोमेटिकली खेलते थे। तो बैटल ऑफ बक्सर जो आपकी 1764 में हुई है, उसके बाद कंपनी के बहुत सारे रेजिडेंट्स, यानी कि बहुत सारे लोग भारत में आके बसने लगे। ठीक है, कॉमर्शियल एजेंट्स थे जो यहाँ पे कंपनी को सर्व करने के लिए आए थे, जॉब वगैरह के लिए आए थे। ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स थे। अब इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाने लगे वो इंडियन स्टेट में। ठीक है, कुछ ने डिसाइड किया कि वो यहीं रह जाएंगे। अब कंपनी ने राज्यों को हड़पने के लिए, या बेसिकली कह दो उन्हें अपने अंडर लेने के लिए, एक सब्सिडरी अलायंस लागू किया। ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस बेसिकली एक ऐसा अलायंस था जिसके चलते जो इंडियन रूलर्स हैं उन्हें अलाउ करना पड़ता था कि हमारी जो आर्मी है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस है, वो नवाब अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे। और कौन रखेगा उसकी जगह? कंपनी रखेगी। ठीक है, यानी कि अब नवाब को पैसा पे करना पड़ता था कंपनी को, इसलिए कि कंपनी उनके लिए आर्मी रख रही है। अब नवाब की अपनी खुद की आर्मी नहीं हो सकती थी। ऐसा कंपनी ने क्यों किया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2018 के प्रीलिम्स में। तो बेसिकली यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो आप सुनोगे आगे कि नेपोलियन क्या होता है, भारत में आना चाहता है व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आप को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी उसमें सोचती है कि नवाब के हाथ में हम आर्मी देके सुरक्षित नहीं रह सकते, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए कंपनियां चाहती हैं। इसके अलावा कंपनी चाहती है कि दूसरों के खर्चे से हम अपनी आर्मी चला सकें। देखो, आर्मी तो ये कंपनी की ही है, ठीक है, नवाब से पैसा क्यों ले रहा है? क्योंकि नवाब को ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे लिए हम आर्मी रख रहे हैं तो हमें पैसा पे करो। ठीक है, मतलब नवाब को ही रूल करने के लिए नवाब से ही पैसा लिया जा रहा है, तो ये भी फायदे वाली चीज़ हो गई इनके लिए। तो बेसिकली इन सारे रीजन से और पूरी तरह, यानी कि पूरी तरह क्या करने के लिए, हड़पने के लिए पूरी ज़मीन को, उन्होंने ऐसा चीज़ें करना शुरू करा। तो अब कंपनी ने क्या करा, धीरे धीरे सब्सिडी फोर्सेस लागू करी किन पे, जितनी भी जगह थी वहाँ पे। कई जगह पे इंडियन रूलर फेल हुए ऐसा करने के लिए। अगर कोई फेल होता है पेमेंट देने के लिए, तो बेसिकली क्या करना पड़ता था, पेनल्टी के चलते अपनी ज़मीन दे दो, यानी कि या तो अपना पेमेंट करो, और अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे तो ज़मीन दे दो, अपनी ज़मीन ही यानी कि कंपनी के हवाले कर दो। तो बेसिकली हर तरह से हमारे इंडियन लोगों को क्या कर दिया, फंसा लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड वेलेस्ली की बात करी गई है। जब वो अवध के गवर्नर जनरल थे तो अवध के नवाब को उन्हें अपनी आधी ज़मीन देनी पड़ी इसी सब्सिडरी फोर्स के तहत। ठीक है, 1801 में। हैदराबाद में भी ऐसी चीज़ें करी गई और हैदराबाद को हड़प लिया गया। तो बेसिकली ये सारी इनकी क्या थी, चालबाजियाँ थी। ठीक है, अब ये देखो, नवाब शाहजुद्दौला हैं अवध के, उनकी बात करी जा रही है कि किस तरह से, यानी कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स और ये सब पेंट वगैरह करी है, पेंटिंग है नॉर्मल सी। ठीक है, अब क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटीज़ जो हुई हैं शाहजुद्दौला के साथ, यानी कि जो अवध के लोग हैं वहाँ के साथ, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कतें किसी फेस करनी पड़ी हैं सिर्फ हमारे इंडियन लोगों को। क्यों? क्योंकि जो रेजिडेंट हैं उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी, यही चीज़ें होने लगी। वॉट पावर डिड द रेजिडेंट है? अब रेजिडेंट्स के बाद पावर क्या थी? हम जो कह रहे हैं कि रेजिडेंट्स को पावर मिलने लगी, पावर थी क्या? जेम्स मिल लिखते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं स्कॉटलैंड के। तो वो बात करते हैं कि जब हम रेजिडेंट की बात करें तो वास्तव में वो कंट्री के किंग तो नहीं है, लेकिन वो हर उस चीज़ में इंटरफेयर करते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनका फ़ायदा होगा। यानी कि एक तरह से कोई, मतलब एक तरह से लीडर है, मान लो, ठीक है, कि मालिक हैं, लीडर हैं, पूरे राइट तो ये एक्सेस कर रहे हैं, उनके अधिकार तो हैं, लेकिन ड्यूटीज़ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बंगाल को आगे बढ़ाना है या कुछ भी है, कोई भी जगह है उसे आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे जहाँ पे उनका फ़ायदा होगा। यानी कि जिस भी तरह से उन्हें लूटा जा सकता है, इंडियन लोगों को जिस भी तरह से यूज़ किया जा सकता है, वैसे यूज़ किए जाने वाले रेजिडेंट थे। यानी कि रेजिडेंट एक तरह के अपने फ़ायदे के राजा थे। ठीक है, अब यहाँ टीपू सुल्तान की बात आ रही है। तो हमने अभी ऊपर की बात देख ली बंगाल की, इसके साथ आपका आता है मैसूर। अब ये मैसूर वाला क्या था? आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। बहुत ही साहसी राजा थे जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर, यानी कि मैसूर का टाइगर कहा जाता था। ठीक है,
इनके साथ बहुत सारे कन्फ्रंटेशन हुए, इनके बहुत सारे युद्ध हुए इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके, और ये साउदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साउदर्न इंडिया का है, जब आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे आपको मैसूर वाला रीजन पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें करी जाती थी। टीपू सुल्तान की आपकी फ़ोटो दे रखी है यहाँ पे। मैसूर ने क्या करा, मैसूर ने बहुत सारे युद्ध लड़े अलग अलग लीडरशिप में और जीत भी रहे थे। पहले इनके पिताजी थे हैदर अली, 61 से लेके 82 तक वहाँ पे इन्होंने शासन करा। इसके बाद टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बेटे थे उन्होंने रूल करा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे और बड़े साहसी लीडर थे। उन्होंने कभी भी अपने मौत तक, यानी कि जब तक वो मरे नहीं तब तक कंपनी वालों को आगे नहीं आने दिया, यानी कि कंपनी वालों को डोमिनेट नहीं करने दिया। इन्होंने क्या करा, बेसिकली टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि मेरे यहाँ से पेपर और कार्डिनम नहीं जाएंगे कंपनी की तरफ, कंपनी को एक्सपोर्ट नहीं करा जाएगा, यानी कि कंपनी नहीं लेके जा सकती, ठीक है। जैसे ही एक्सपोर्ट रोक दिया गया चंदन की लकड़ियों का, पेपर का, कार्डिनम का, सारे पोर्ट से, यानी कि जो टीपू सुल्तान ने उसे रोक दिया 1785 में। अब दिक्कत होने लगी, भाई कंपनी को दिक्कत होनी थी, ठीक है। खास कर टीपू सुल्तान ने स्पेशली क्या करा, फ्रेंच लोगों से अपने रिलेशंस बढ़ाए, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड का और यूरोप का मैप देखोगे तो आपका इंग्लैंड यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आइसलैंड है, और यहाँ पे अगर आप यूरोप को देखोगे फ्रांस आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो फ्रांस अलग है, इंग्लैंड अलग है, डच अलग है, पुर्तगाली, ये सब अलग अलग देश है, ठीक है। तो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने क्या करा, फ्रेंच लोगों से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई। क्यों? फ्रेंच से उन्होंने नई नई टेक्निक सीखी, अपनी आर्मी को बढ़ाया, अपने आप को आगे बढ़ाया, और इंग्लैंड के लोगों को व्यापार नहीं करने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंग्लैंड के लोगों की क्या इंटेंशन चल रही है कि सिर्फ लूटो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। अब जो कंपनी है उन्होंने फोर्स करा, हर तरह से बहुत सारी बैटल्स लड़ी। 1792 में, जब तक कंबाइंड फोर्स नहीं आई थी, 1792 में एक फोर्स आई, यानी कि एक युद्ध लड़ा गया 1792 में, जिसमें मराठा, ठीक है, कंपनियों ने क्या करा, कंपनी ने डील कर ली मराठाओं के साथ, साथ में हैदराबाद के निज़ाम के साथ। अब ये हैदराबाद का है, आपको देखने को मिलेगा कि आपके आंध्र प्रदेश में हैदराबाद वहाँ की राजधानी, ठीक है। वहाँ के निज़ाम, वहाँ का राजा निज़ाम कहलाता था, ठीक है। मराठा, निज़ाम और खुद कंपनी, जब ये तीनों लोग जुड़ गए तब इन तीनों ने मिलके क्या करा, टीपू सुल्तान पे जब हमला करा, तब टीपू सुल्तान मतलब हारे भाई। जब तीन पावरफुल चीज़ें, तीन पावरफुल लोग, तीन पावरफुल आर्मी जब जुड़ेंगे तो भाई ऐसा तो होना ही था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ब्रिटिश पेंटर्स ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पेंट किया है, क्योंकि वो हर वो चीज़ पेंट करना चाहते थे जहाँ पे वो ब्रिटिशर्स की जीत को तय कर सके कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं, और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब बहुत सारे युद्ध देखो, वो बता रहे कि 67 में, 69 में, 80, 84 इस सब में युद्ध लड़ा। कब तक युद्ध हुआ? जब तक 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ नहीं हो गई। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो हुआ था, यहाँ पे अल्टीमेटली टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। वो अपनी जगह को बचाना चाहते हैं, श्रीरंगपट्टनम को, ठीक है, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, और फाइनली उनकी जब डेथ हो जाती है, फिर बाद में वही दिक्कत है, सब्सिडी अलायंस थोप दिया जाता है कि भाई अब आर्मी नहीं रखोगे, आप अपनी चीज़ें नहीं रखोगे, और कंपनी वहाँ पे लीड करने लगती है। देखो ये टीपू सुल्तान का टॉय है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक इंग्लिश मैन है नीचे, ठीक है, जहाँ पे, और ये टाइगर है, टाइगर यानी कि कहीं ना कहीं मैसूर का टाइगर उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैन को अगर हम खींचेंगे तो क्या होता था, जो ये था टाइगर था वो चिंगारता था, ठीक है, मतलब, और ये जो मतलब जो ये ब्रिटिश आर्मी का मैन था वो रोता था, ये सारी चीज़ें होती थी, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी एक पावर दिखाई जा रही है। और बाद में क्या हुआ, इस वाले मॉडल को उठा के ले गए ये लोग, अपने म्यूजियम में सजा रखा है अब उन्होंने, ठीक है। लीजेंड ऑफ टीपू, टीपू की लाइक लीजेंड्स की बात करी जा रही है, यानी कि एक तरह से बड़ा चढ़ा के दिखाना है। तो ये काम ही होता था, जितने भी लीजेंड स्टोरी टेलर्स होते थे वही एक राजा को महाराजा बनाते थे और उनकी बढ़ी चढ़ा के तारीफ करते थे। तो ये कहानी कही जाती है कि एक बार वो शिकार करने गए, ठीक है, अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ में। तो क्या होता है कि एक टाइगर आ जाता है, ठीक है, उनका घोड़ा जो होता है वो घोड़े से गिर जाते हैं, उनकी जो डैगर होती है, इनकी जो उनकी कटार होती है वो भी गिर जाती है। तो बिना गन के, उनके पास गन भी नहीं होती, गन काम करना बंद कर देती है, उनकी कटार भी नीचे गिर जाती है। तो क्या करते हैं, वो चीते से खुद ही लड़ते हैं, टाइगर से खुद ही लड़ते हैं बिना किसी हथियार के, ठीक है, जब तक टाइगर हार ना मान ले, हार नहीं मानता, ठीक है। इसलिए उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, मराठास के साथ युद्ध। अब मराठा का यूज़ कर लिया उन्होंने मैसूर को हराने के लिए, और मराठा को भी इन्होंने टैकल कर लिया। इनकी बेसिकली क्या था, इनका रूल ये था कि एक का यूज़ करो, दूसरे को हराओ, फिर दूसरे को भी हरा दो, यानी कि एक को हराया, दूसरे को हराया, दूसरे की मदद लेके तीसरे को हराया, ये सारी चीज़ें करते रहते थे। तो 18th सेंचुरी की बात हो रही है, कंपनी ने क्या करा, इवेंचुअली मराठा की पावर को डिस्ट्रॉय किया। कैसे हुआ कि बहुत सारी बैटल्स हुई थी। थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की 1761 में। जो मराठा का सपना था कि हम दिल्ली से रूल करेंगे, वो टूट गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पानीपत में ही सारे युद्ध क्यों होते हैं, तो पानीपत का हरियाणा में है, और हरियाणा में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पंजाब आसपास है, तो खाने पीने के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बैटल्स हुए वहाँ पे। 1761 में थर्ड बैटल हुआ, और यहाँ पे जब मराठा हारे तो उन्हें ये पता चल गया था कि भाई दिल्ली में तो वो जाने से रहे, दिल्ली में तो वो राज नहीं कर सकते। जो स्टेट्स थे, अब क्या हुआ, स्टेट को बहुत सारे सरदारों में बांट दिया गया, ठीक है। अब जैसे वो सरदारों में बट गए तो वही है,
अब जैसे ही वो बटेंगे उनका फ़ायदा ये उठा लेते थे, कौन? आपके ब्रिटिशर्स उठा लेते थे। तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, ये सब लोग कौन थे? ये सब पेशवा बन गए थे, अलग अलग लीडर्स बन गए थे। और इनकी जो एक मीटिंग होती थी, ठीक है, प्रिंसिपल, एक मिनिस्टर, मतलब इनकी एक कंबाइंड मीटिंग हो गई थी। मान लो कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह शासन करते हैं, लेकिन एक जगह आके मिलते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग लोग अलग अलग जगह शासन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अलायंस की तरह अपने आप को बिठा रखा था, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाए फिर भी, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि जो इनका अलायंस था वो मतलब ज़्यादा ठीक नहीं रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गए, अब हम देखेंगे अलग जगह पे क्या हुआ। अब मराठा के ऊपर बहुत सारी वॉर्स हुई, यानी कि बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े मराठा को। और फाइनली जो इनका इन द फर्स्ट वॉर जब 1782 में पहली वॉर हुई, तब ट्रीटी ऑफ सलबाई आई, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, लेकिन एक ट्रीटी थोप दी गई जिसके चलते मराठा की पावर कम हो गई। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, यानी कि जो इंग्लैंड वाले लोग थे और मराठा लोग थे, उनमें वॉर होती है 1803 में, ठीक है, और 5 में, ठीक है। उसके बाद आगे फिर वो वॉर होती है उड़ीसा में और नॉर्थ पार्ट में यमुना रिवर के। यानी कि इन सारे युद्धों के चलते उन्होंने धीरे धीरे उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है। एंग्लो मराठा वॉर 1879 में क्या हुआ? फाइनली 1879 वाली वॉर में मराठा की पावर को ख़त्म कर दिया गया, पेशवा को हटा दिया गया, ठीक है। और क्या कर दिया गया? उन्हें साइड कर दिया गया कि भाई जाओ, बिठूर से भगा दिया गया कि विंध्या वगैरह के, हिमाचल की पहाड़ियों में, विंध्या में, वहाँ पे सारा रूल किसने कर लिया? आपकी कंपनी ने कर लिया। अब क्लेम किया जाती है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी यानी कि पूरी अधीनता की, हम ही सुपर पावर है, हम ही सही है, हमें ही पावर मिलनी चाहिए और हम ही पावर के लायक हैं, वो ये वाली जो फीलिंग है ये पैरामाउंटेंसी आपकी कहलाती है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी कि जो आपकी 1800 वाले सन की शुरुआत होती है, यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिव मोड ले लिया था। अब जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, अभी जो हमने फोटो देखा उनका 1813 से 1823 में गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कब से कब तक और उन्होंने क्या क्या काम करा, ठीक है। तो उन्होंने पैरामाउंटेंसी की पॉलिसी लाई। पैरामाउंटेंसी की ये पॉलिसी क्या थी? तो ये कहीं ना कहीं दिखाते थे कि हम ही लोग रूल कर सकते हैं, ये वाली पॉलिसी है। इन्होंने क्या इनिशिएट किया कि जो अथॉरिटी है पैरामाउंट की, यानी कि जो कंपनी की अथॉरिटी है किसी भी चीज़ को अधीन करने की, वो सुप्रीम है, ठीक है। अगर इंडियन स्टेट चाहते हैं तो जितनी पावर है वो कंपनी को दे दो, ठीक है, वरना क्या होगा कि भाई इंडियन कंपनी को, इंडियन किंगडम्स को एनेक्स कर लिया जाएगा, हरा दिया जाएगा, उन्हें हमारा युद्ध फेस करना पड़ेगा। ब्रिटिश की पॉलिसीज़ यही थी और इसी की तरह ब्रिटिश पॉलिसीज़ आगे तक बढ़ती रहीं इसी सेम चीज़ों पर। कई बार हुआ कि उन्हें लगा कि ये जो चीज़ें हैं उनकी अनचैलेंज्ड रहेंगी, कि मतलब कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं। कैसे? कि एक स्मॉल स्टेट था, आज के कर्नाटक में आपको मिलेगा कित्तूर, वहाँ की रानी थी रानी चन्नम्मा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अपनी हर ताकत लगा दी इंग्लैंड को या फिर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने यहाँ पे ना आने के लिए। एंटी ब्रिटिश उन्होंने रेजिस्टेंस करे, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी बनता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि भाई जो आपका लिखने वाला है पूरा, कि आप बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें थी कि 1857 का रिवॉल्ट बना के, वो छोटे छोटे कौन कौन से मूवमेंट थे। तो ये छोटे छोटे यही मूवमेंट थे, जैसे रानी चन्नम्मा का कित्तूर का मूवमेंट, ठीक है। उन्हें 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली उन्हें क्या कर दिया गया? 1829 में चढ़ा दिया गया, सूली पे मार दिया गया। लेकिन उनके अलावा कित्तूर के एक चौकीदार थे। देखो एक चौकीदार में भी कितना ज़्यादा देशभक्ति की भावना थी। एक चौकीदार थे रायन्ना, ठीक है। फिर उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए सारी मुमकिन कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए। ब्रिटिश कैंप ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और उन्हें भी 1830 में मार दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। इन सारे केसेस के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं रूल करना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कत होने लगी रशिया से। अब देखो इन्होंने क्या किया है। अगर अब आप इंडिया का मैप देखोगे तो अभी इन्होंने क्या किया? पहले यहाँ पे जो ऊपर बंगाल वाला रीजन था वो ले लिया, फिर मैसूर वाला रीजन ले लिया, अब इन्होंने मराठा वाला रीजन ले लिया, कर्नाटक वाला रीजन ले लिया। अब इन्हें दिक्कत हुई कि अब रशिया वाले लोग ना आ जाए यहाँ पे व्यापार करने से। अब रशिया वाले लोग आते कहाँ से? वो आते नॉर्थ वेस्ट से। अब नॉर्थ वेस्ट का है जो आपको ऊपर वाला जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ से आपका गुजरात शुरू होता है, ठीक है। अब नॉर्थ ये होता है और वेस्ट ये वाली डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से। अब यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से देश हैं? पहले तो पाकिस्तान भी हमारे यहीं था, तो वो भी इंडिया का ही पार्ट था। उसके बराबर में आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमारा पार्ट नहीं था किसके टाइम पे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो उन्होंने अब अफगानिस्तान पे अपना शासन करना शुरू करा कि हम अफगानिस्तान पे रूल करें, ठीक है, अफगानिस्तान वाले पोर्शन पर रूल करें, जिससे रशिया वाले लोग यहाँ पे ना आ सके, रशिया वालों को हम हरा सकें, ठीक है, और भारत का वो फ़ायदा ना उठा सके। तो अफगानिस्तान पे उन्होंने 38 में और 42 में युद्ध वगैरह करे, ठीक है। उसके बाद क्या था? कंपनी के रूल ने सिंध को हड़प लिया। सिंध का है, ठीक है, सिंध अगर आप देखोगे आपका पाकिस्तान वाला एरिया और पंजाब वाला एरिया ये मिक्स होता है, ठीक है। पंजाब को उन्होंने देख लिया, मतलब हड़प लिया। पंजाब के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, जब तक वो थे तब तक तो भाई पंजाब बचा रहा, लेकिन 1839 में जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद 2 वॉर के बाद जो सिख किंगडम था उसे भी हड़प लिया गया और 1849 में फाइनली पंजाब को भी हड़प लिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? उनके ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ व्यापार करने आए थे वो,
और कैसे कैसे टेरिटरीज़ को लूटते चले गए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, इसके चलते ये था कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने लाया था ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने पॉलिसीज़ लाई किसकी, उत्तराधिकार की। अभी उत्तराधिकार की वो क्या थी कि अगर मान लो कोई इंडियन राजा है वो मर जाता है बिना घोषित करे कि भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, तो अल्टीमेटली वो जो जगह है वो किसके अंडर आ जाएगी, वो इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी। इसे कहा गया लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। ठीक है, कि कोई भी चीज़ है कि अगर मान लो कोई भी जगह है, वहाँ का इंडियन रूलर है, इंडियन रूलर मर जाता है या उन्हें मार दिया जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो अपने आप ही वो चीज़ किसके अंडर आ जाएगी, वो जगह किसके अंडर आ जाएगी, आपकी कहाँ पे आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगी। तो सतारा जो जगह है, संबलपुर है, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सारी जगह कैसे ली, इसी तरह से ली गई हैं। जैसे उदयपुर है आपका, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया है, नागपुर है आपका मध्य प्रदेश वाला, झांसी आपका मध्य प्रदेश और लाइक मतलब यूपी का बॉर्डर है, यूपी में आता है। ठीक है, सतारा, संबलपुर, हर जगह की जो छोटे छोटे लाइक जगह थी उन्हें इस तरह से हड़प लिया गया। तो देखो महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने पंजाब को बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो मर गए तो पंजाब भी हड़प लिया गया। ठीक है, ये क्या है, सुरेंद्र साई की एक पोर्ट्री। अब ये वीर सुरेंद्र साई हैं कौन, अब इनकी बात हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो 1856 में कंपनी ने अवध को भी हड़प लिया। ठीक है, अब तक क्या हुआ, ब्रिटिश के जितने भी आर्ग्यूमेंट थे कि लाइक ब्रिटिशर्स की एक ड्यूटी होती थी, ये बात करते थे कि वो ये दिखाना चाहते थे अवध के लोगों को कि अवध को हमने इसलिए हड़पा है क्योंकि अवध का नवाब बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से गवर्नमेंट चला रहा था, उसकी मिस गवर्नमेंट थी, यानी कि वो लोगों को ह्यूमिलेट करता था, ये सारी चीज़ें करता था। जबकि नवाब को अवध के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, यानी कि जो नवाब था अवध का उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हमने नवाब को इसलिए हटाया है क्योंकि भाई मिस गवर्नमेंट कर रहा था, अच्छे से चीज़ें नहीं चला रहा था, ये सारी चीज़ें कर ही नहीं रहा था, तो इसलिए लोगों को गुस्सा आने लगा और लोग फाइनली 1857 में आपके रिवोल्ट में टूट पड़े। यानी कि जो मेरठ से लोग हैं, अवध के लोग आए इकट्ठे हुए, मेरठ से स्टार्ट हुआ, ये दिल्ली गए। ठीक है, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया। ये आप आगे पढ़ोगे पूरा कि 1857 आपकी पहली क्रांति होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो अपना मैप में आपको बता रही थी जब से कि कलकत्ता को हड़पा, यहाँ पे आपका बंगाल है, कलकत्ता बंगाल यही वाला पोर्शन है, बनारस है। ठीक है, फिर ये हैदराबाद वाला रीजन है आपका, मैसूर आपने देख लिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हड़पा। आगे चले, धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, ये सारी जो सतारा, झांसी, ये वाली सारी जगह है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हड़पा। मराठा वाला एरिया जो है, ये वाला मराठा वाले एरिया को ले लिया। इसके अलावा देखो फिर अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया आपका, ये कलकत्ता वाला, ये सब बंगाल वाला हो ही गया, ये आपका मैसूर वाला हो गया, यहाँ आपका मराठा हो गया। ठीक है, ये आपका वो झांसी वगैरह वाला इंडिया और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपको वो अफगान वाला जो आप कह रहे हो, सिंध है, लाहौर है, इन सारी चीज़ों को हड़प लेंगे। तो धीरे 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 करके उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब क्या हुआ, सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लाने की बात करी जा रही है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो गवर्नर थे 1773 से 1885 तक, ठीक है, 1785 तक, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कंपनी के पावर को बढ़ाने के लिए। किस तरह से कि उन्होंने सारी चीज़ें करी कि जितनी भी कंपनी की पावर थी वो देखो बंगाल में तो ज़्यादा थी, लेकिन बॉम्बे और मद्रास में अभी भी इतनी नहीं थी। तो उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी को बेसिकली कैसे बांटा, रूल कैसे करा, उन्होंने प्रेसिडेंसीज बनाई। प्रेसिडेंसीज इन द सेंस कि मतलब ऐसे जैसे मान लो पहले क्या था कि स्टेट वगैरह डिवाइडेड थे, जिले थे या पंचायत होंगी, पंचायत वाला रूल भी इतना नहीं था, मतलब गाँव के अलग अलग मुखिया होते होंगे। ठीक है, अब इसकी जगह प्रेसिडेंसीज आ गई, रियासतें बनने लगी। जो मतलब पहले की रियासतें थी उसकी जगह प्रेसिडेंसीज आने लगी। तो बंगाल को एक बनाया, मद्रास को बनाया, बॉम्बे को बनाया। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को जब प्रेसिडेंसी बनाया, इनके ऊपर एक गवर्नर बिठा दिया रूल करने के लिए, और हाईएस्ट कौन होता था रूल करने वाला, गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, इनके उसमें सारी चीज़ें काम होने लगी। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, खुद वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ को लीड करा। अब देखो यहाँ क्या है, ट्रायल हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स पे भी। अब ये जो होते हैं मतलब ये जो पोलैंड वगैरह के मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं, यूरोपियन लोग होते हैं, वो तो भाई इनके ट्रायल वगैरह चलते रहते हैं, यानी कि इन पर रूल रेगुलेशन लगते रहते हैं। इंडिया में उनके ऊपर कोई शासन नहीं करता था, कोई मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन यूरोप में उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी। तो खैर वॉरेन हेस्टिंग्स कब गए, ये 1785 में इंग्लैंड वापस गए। उसके बाद क्या हुआ कि एडमंड बर्क जो था, उन्होंने उनके ऊपर क्या लगाया, फिर से क्लेम लगाए, यानी कि आपने बंगाल में मिस गवर्नमेंट किया, आपने बंगाल में अच्छे से शासन नहीं करा, ये सारी चीज़ें उन पर अपराध के वो लगाए गए। ठीक है, जब उनके ऊपर ये सारी चीज़ें हुई तो 7 ईयर्स तक उनका पूरा केस चला और फाइनली चीज़ें फाइनलाइज हो गई। 1772 में हम देखते हैं कि नया डिस्ट्रिक्ट सेटअप होता है, अदालत सेटअप होती है, क्रिमिनल लॉ, फौजदारी और सिविल कोर्ट लागू होता है। फौजदारी कौन सी अदालत है, क्रिमिनल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट कौन सा है, दीवानी। फौजदारी और दीवानी, फौजदारी में कहीं ना कहीं क्राइम
जो भी किसी भी तरह का क्राइम होता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, वो सिविल लॉ में चीज़ें आती हैं जो पर्सनल अफेयर से रिलेटेड होती हैं, जैसे शादी की, बर्थ की, ये सारी चीज़ जो मतलब फैमिली इशूज़ होते हैं, इंडिविजुअल के इशूज़ हैं वो सिविल कोर्ट, और जो सोसाइटियल इशूज़ हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में आते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करा, इन लोगों ने रूल्स बनाने शुरू करे। जो मौलवी हैं, हमारे मुस्लिम मौलवी हैं, हिंदू पंडित हैं, इन लोगों को यूरोपियन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को बिठाया और उनसे कहा कि भाई तुम अपने धर्मों और ग्रंथों के आधार पर क्या कर दो कि हमारे लिए रूल्स निकाल दो। तो उन्होंने अभी आप देखोगे कि 11 पंडितों को इन्होंने इकट्ठा करा, उनसे कहा कि भाई तुम अपने ग्रंथों के आधार पर रूल्स बना दो जिसके तहत हम शासन करेंगे। अब इन्होंने पंडितों के सहारे ही ऐसा क्यों करा, क्योंकि बेसिकली क्या था कि कोई भी जो देश है वो किसी की भी गवर्नमेंट को तब तक मानेगा जब तक थोड़े बहुत उनकी चीज़ें करने लगोगे, उनके हितों की चीज़ें करने लगोगे। अगर बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाओगे तो कोई रीज़न नहीं बचेगा उन्होंने तुम्हें मानने का। ठीक है, तो रीज़न बचा रहे इसलिए ये चीज़ें हुई। क्रिमिनल लॉ में लीडर कौन था, क्रिमिनल लॉ में हेड कौन करता था, जो काजी होते थे, मुफ्ती होते थे, लेकिन उनके ऊपर जो हेड करता था वो कलेक्टर ही होते थे। यानी कि जो आपकी कोर्ट है वहाँ पे मुफ्ती लोग बैठ गए, काजी लोग बैठ गए, और उन्हें भी जो ऊपर से लीड करते थे वो कलेक्टर देखते थे। जैसे मान लो आज के डीएम वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें, काजी जज को कहा जाता है। ठीक है, अब मुफ्ती क्या है, एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर होते थे जो कि एक तरह से जज का काम करते थे। इम्पीचमेंट क्या होता है कि जब लॉर्ड के खिलाफ ट्रायल चलते थे और जो चार्जेस वगैरह लगते थे कि अब तुमने गलत काम करा, उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम आने लगी। जो ब्राह्मण पंडित हैं वो अपनी तरफ से लॉज को इंटरप्रेट करते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। तो 1775 में फाइनली उन्होंने 11 पंडितों की एक मीटिंग बिठाई कि भाई तुम अपने जैसे इंटरप्रिटेशन करना चाहो कर दो, और हमें एक फाइनली वो चार्टर ला के दे दो कि तुम्हारा देश कैसे चल सकता है। वो तो यही है कि एज इट इज़ तो उन्होंने नहीं ही माना था। ठीक है, हिंदू लोगों को या जो भी है एज इट इज़ नहीं माना था, उसमें चेंजेस लाए थे धीरे धीरे। ठीक है, कई बार वो चेंजेस कुछ सही भी है, जैसे सती प्रथा का एंड इसी टाइम पे होता है, लेकिन आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय ने उस चीज़ की स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, बट ये सारी चीज़ें आने लगी थी, धीरे धीरे चेंजेस आने लगे थे। ठीक है, अब बात करी जा रही है कि एन.बी. हेलहेड ने इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया। ऐसे ही 1778 में मुस्लिम्स के लिए लॉ लाया गया, यूरोपियन जजेस को बिठाया गया इस चीज़ के लिए। 1773 में क्या हुआ, एक अलग से सुप्रीम कोर्ट बिठा दी गई, इस्टेब्लिश कर दी गई। वैसे कोर्ट अलग से होती थी, जैसे सदर निज़ामत अदालत थी, यानी कि कोर्ट अलग से थी, कोर्ट ऑफ अपील थी, एक सुप्रीम कोर्ट भी बिठा दी गई 1773 में। ये सारी चीज़ें हमारी चलने लगी थी, यानी कि इस तरह से रूल रेगुलेशंस चलने लगे थे। अब प्रिंसिपल फिगर क्या था, कलेक्टर था, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जिन्हें आप डीएम कहते हो। ठीक है, आप देखोगे कि जो डीएम वगैरह और ये ब्यूरोक्रेसी का पूरा आइडिया है वो कहीं ना कहीं जो आपका पहले का टाइम था, ठीक है, जो कॉलोनियल पीरियड था वहाँ का आपका क्या है, मतलब आपको वहाँ से मिला है, आपको विरासत में वहाँ से मिला है। उनका काम था कि भाई रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉज को मेंटेन करना। ठीक है, जजेस वगैरह की प्रोफाइल, पुलिस ऑफिसर्स और इन सारे दरोगास वगैरह पे ध्यान रखना कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी की आर्मी है वो क्या है। अब कॉलोनियल रूल था तो इंडिया से उन्होंने आइडिया लिया कि भाई क्या करेंगे, मुगल आर्मी जितनी थी, मुगल आर्मी थी पूरी किस पे, घुड़सवार जो होते, जो कैवलरी होते थे उस पे लीड करती थी मुगल आर्मी। लेकिन इन्होंने क्या करा, इनकी आर्मी ज़्यादातर इन्फेंट्री पे काम करती थी। क्यों, क्योंकि मुगल आर्मी क्या करती थी भाई, वो तीर कमान चलाती थी, तलवार धनुष ये सारी चीज़ें चलाती थी, लेकिन ये इन्फेंट्री का यूज़ क्यों करते थे, क्योंकि इनके पास अपनी बंदूकें थी। ठीक है, जो फायर मैचेस होते थे, यानी कि ऐसे तोप वगैरह थी जिन्हें आग लगा के जलाया जा सकता था, ये सारी चीज़ें थी, बहुत और सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो इनके पास ऐसे हथियार होते थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्फेंट्री पे ज़्यादा क्या मतलब अपना इंपॉर्टेंस इन्फेंट्री को ज़्यादा दी, यानी कि जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें ज़्यादा दी। और उसमें भी कौन होते थे, जो किसान होते थे उन्हें ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू करा। ठीक है, पैदल सोल्जर्स को। अब यहाँ पे बात करी जा रही है वॉरेन हेस्टिंग्स के पे जब एडमंड बुर्क ने इम्पीचमेंट किया था, यानी कि उन पर अपराध लगाए थे। ठीक है, तो वो रीज़न देते हैं क्यों लगाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं इनके नाम पे इसलिए इम्पीच कर रहा हूँ, यानी कि इनके ऊपर इसलिए अपराध मतलब ये मतलब इनके खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्या करा कि जितनी भी ज़मीन है वहाँ का पूरा डेजर्टेड कर दिया एरिया। ठीक है, उन्हें सबको अपने मतलब जितने भी रूल्स वगैरह थे अपने जूते तले रखा। ठीक है, पैरों के नीचे दबा दिया, कुछ समझा नहीं है लोगों को। इन्होंने जितने भी लाइक फीमेल है या मेल है, किसी भी सेक्शन के, किसी भी सेक्स के और किसी भी रैंक वगैरह के लोग हैं, इन सबको ऑप्रेस किया है, ये सारी चीज़ें। यानी कि एक तरह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये चीज़ें चलने लगी थी। बेसिकली ये क्या है कि ये कह सकते हो कि जो पार्लियामेंट था, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं दिक्कत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करने से, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें करना शुरू करा था। ठीक है, 18वीं सेंचुरी में धीरे धीरे चेंज आता है कि अवध और बनारस ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आर्मी को ट्रेन करा जाने लगा। जो इंडियन कंपनी थी उन्होंने भी यही मेथड अडॉप्ट किया था पहले। ठीक है, कि अपनी खुद की आर्मी बनाई, तो उन्होंने सिपाही, जो सिपाही को इंग्लिश में बोलने लगे, सिपाही आर्मी तैयार करी। ठीक है, कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें ही ट्रेन करने लगे, ये सारी चीज़ें हुआ। धर्मशास्त्र क्या है, यानी कि जो संस्कृत के हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके आधार पर कैसे बिहेवियर होना चाहिए वो
सवार जो कि मैन हॉर्स यानी घोड़े पे चढ़ते हैं, मुस्केट यानी कि हैवी गन, क्योंकि इनके पास मुस्केट थी, मैच लॉक था, मैच लॉक यानी कि गन पाउडर जिससे किसी भी चीज़ को जला के और बम्बार्डिंग करी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी, तो इसलिए वो इन्फेंट्री का ज़्यादा यूज़ करने लगे थे और घुड़सवार की उन्हें ज़रूरत कम लगने लगी थी। अब वारफेयर टेक्नोलॉजी जैसे ही 1820s में कम होने मतलब आगे बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका तरीका अलग बढ़ने लगा। ब्रिटिश एम्पायर ने अब बर्मा से युद्ध करा, ठीक है, बर्मा कहाँ है आपका, इस साइड है, अफगानिस्तान से युद्ध करा, इजिप्ट से युद्ध करा, ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास सारी टेक्नोलॉजीज़ थी, इसलिए वो अच्छे से और युद्ध कर पाए, ठीक है। अब वो आगे बात कर रहे हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात करोगे तो मिलिट्री कल्चर आने लगा था, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर मतलब कि अब एक ही तरह के शासन रहेंगे, यानी कि एक ही तरह का इनकी पूरी आर्मी रहेगी, नो मैटर कि कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई शूद्र है, कोई कुछ भी है। और इंडियन कल्चर देखोगे तो क्या था, जातियों में सब डिवाइडेड थे, तो कई बार जो इंडियन लोग थे वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते थे कि भाई जो ऊपर वाली जाति है और जो नीचे वाली जाति है वो एक साथ एक यूनिफॉर्म में एक साथ काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी और लोगों को भाई अगर रोजगार कमाना है उनके अंडर तो ये सारी चीज़ें माननी थी ही, ठीक है। तो कई बार ये फीलिंग्स आती थी कि भाई हम ये कैसे कर सकते हैं, बट ठीक है भाई मान लिया उन्होंने, ओके। तो सिपाही को कैसा लगा होगा, सिपाहियों को गलत लगता था शायद, इसीलिए कहीं ना कहीं 1857 का जो रिवोल्ट होता है जो आप चैप्टर 5 में देखोगे। तो अब इन कंक्लूजन आपको क्या निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार करने आई थी और टेरिटरीज में बदल गई, कॉलोनियल पावर में बदल गई। किस तरह से फिर वो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं हमें लीड करने के लिए, ठीक है। 6 से 8 सेंचुरी यानी कि अब देखो क्या है कि 6 से 8 महीने लग जाते थे पहले समुद्र के रास्ते आने में, लेकिन जब धीरे धीरे और चीज़ें आई, और चीज़ें क्या हुई कि मतलब नए नए स्टीम शिप्स आने लगे कि स्टीम के सहारे शिप्स चलने लगे, तो अब केवल 3 हफ्तों में पहुंचा जा सकता था, तो इसलिए व्यापार और ज़्यादा बढ़ा, ये सारी चीज़ें आई। 1857 की अगर आप बात करो तो लगभग 63% वो ज़मीन अपनी हमारी हड़प चुके थे, 78% जो पॉपुलेशन थी उसे अपने अंडर ले चुके थे। तो इसी के चलते 1857 में बाद में आपको क्या मिलता है कि आप देखते हो कि ये रिवोल्ट कर देते हैं। अब आगे बात करी जा रही है एल्सवेयर, यानी कि दुनिया में दूसरे जगहों पे क्या चल रहा था, तो स्लेव ट्रेड यानी कि दासों का व्यापार किया जाता था, लोगों को खरीदा और बेचा जाता था साउथ अफ्रीका में। जो डच व्यापारी थे वो क्या करते थे कि साउदर्न अफ्रीका में जाते थे 17th सेंचुरी में, वहाँ से स्लेव का व्यापार शुरू होता था, पीपल को कैप्चर किया जाता था, चेन से बांध दिया जाता था और उन्हें मार्केट्स में बेच दिया जाता था। ऐसे एक स्टोरी बताई जा रही है कि 1834 की बात है, केप टाउन में, यानी केप टाउन नहीं केप में, यानी कि जो आपका अफ्रीका आप देखने को मिलेगा उसमें नीचे की तरफ, ठीक है, जो अफ्रीका का बिल्कुल नीचे वाला टिप है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, नीलामी हो रही थी, किसकी, स्लेव्स की, दासों की नीलामी चल रही थी। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उस नीलामी में एक माँ थी, उसके 3-4 बच्चे थे, लेकिन उसके तीनों चारों बच्चों को ही अलग अलग जगह अलग अलग लोग खरीद लेते थे, खरीदे गए, माँ अलग हो गई, बच्चे अलग हो गए। तो ये दिखा रहे हैं कि स्लेव्स के प्रति कितनी ज़्यादा इंसेंसिटिविटी थी, यानी कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो भी इंसान है, उनके लिए वो इंसान थे ही नहीं। उनके फेस को उन्हें ऐसा देखा जाता था जैसे वो गाय भैंस खरीद रहे हो, कि गाय को इधर ले गए, बच्चे को उधर ले गए, बछड़े को उधर ले गए, इस तरह से। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि इतनी ज़्यादा स्लेव ट्रेड और ये सारी चीज़ें दिक्कतें वाली थी वहाँ पे, कि माँ अलग बेच दी गई, बच्चे अलग बेच दिए गए, ठीक है, कि सिर्फ स्लेव्स की तरह उनसे काम करवाना, ये सारी। तो देखिए अब हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ वो सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या हुआ है, उनका एक नोट्स की तरह मैंने पूरा क्रोनोलॉजी बना दिया है कि हमने ये सब पढ़ा। बिल्कुल मत डरना कि उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ को याद करना है, संशय से याद नहीं करना है। बस ये है कि आपको ये पता चल जाए स्टार्टिंग में क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एज एन स्टोरी आप इसे याद कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। सन एग्जैक्टली नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको एक ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले चीज़ें कैसे हुई, फिर आगे की स्टोरी कैसे चलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही चीज़ें जो हमने पूरा इस चैप्टर में पढ़ा है और कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो हम अपनी मैचिंग देख रहे हैं। दीवानी क्या था, दीवानी आपका राइट था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। टाइगर ऑफ मैसूर आप किसे कहते हो, आप टीपू सुल्तान को कहते हो। फौजदारी अदालत में क्या आता था, आपके क्रिमिनल कोर्ट के जितने भी चीज़ें आती थी उसे फौजदारी कहा जाता था। रानी चन्नम्मा आपको पता है कि कित्तूर की रानी थी, जिन्होंने क्या करा था, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया था। सिपाही जो आपके सिपाही होते थे आप उन्हें सिपाही कहते थे, ठीक है। हमने मैचिंग देख ली। अब हम आगे चलते हैं, आपका फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था कौन सी बैटल से शुरू हुआ, तो बैटल ऑफ बंगाल से शुरू हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, बट प्लासी में इतना ज़्यादा लीड नहीं कर पाए थे जितना बैटल ऑफ बक्सर से हुआ था, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ पे लीड करते हैं, आपका मैसूर में करते हैं। डलहौजी ने कौन सा डॉक्ट्रिन लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, मराठा किंगडम कहाँ था मेनली, तो आप देखोगे मराठा किंगडम की अगर आप बात करो तो आज के महाराष्ट्र मुंबई वाला जो रीजन है आपका, ये देखो तो साउथ में है एक तो, ठीक है। और इस साइड है ईस्ट में या वेस्ट में, तो आप देखोगे वेस्ट में, तो आपका एक है साउथ वेस्टर्न पार्ट आएगा,
ठीक है, अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, अब ट्रू फॉल्स है। क्या मुगल एम्पायर बढ़ रहा था 18वीं सेंचुरी में? जी नहीं, मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन कर रहा था, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ओनली यूरोपियन कंपनी थी जो व्यापार कर सकती थी। तो ओनली यूरोपियन कंपनी नहीं थी, इंग्लैंड की इकलौती कंपनी थी। इंग्लैंड एक देश है, यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो अकेली यूरोपियन कंपनी नहीं थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया, फॉल्स। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के रूलर थे, ये आपका ट्रू है। उसके बाद आपकी बात की जाए तो ब्रिटिश जो है, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द टेरिटरी, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं लाए थे ब्रिटिश, जी नहीं लाए थे वो हर तरह के चेंजेस। जैसे उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अदालत बिठा दी गई, काजी और ये सब कलेक्टर वगैरह बिठा दिए, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही तो थे, तो हाँ जी ये लाए थे। अब वो डिस्कस करना है आपको, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को इंडिया ही क्यों मिला, यानी कि क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। तो इंडिया में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें थी, सिनेमन थी, कार्डेमम और ये सारी चीज़ें, खेती वगैरह होती थी, सस्ते में चीज़ें मिल सकती थी, ठीक है, बहुत सारी लैंड थी जहाँ से वो क्या करते थे, सस्ते चीज़ों में सामान खरीद सकते थे सस्ते पैसों में, और यूरोप में जाके महंगे उसमें बेच सकते थे, तो ये स्टार्टिंग में उन्होंने अट्रैक्ट करा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था, व्हाट आर द एरियाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब और कंपनी में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। तो नवाब को लगता था कि कंपनी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती है, ना पे कर रही है, अपना रेवेन्यू पे नहीं करती है, ठीक है, और मतलब डिसरिस्पेक्ट वाले लेटर्स देती है, ये सारी चीज़ें हमें हड़पना चाहती है, हमारी अथॉरिटी मानती नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमसे और रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, हमसे तो प्रॉफिट ही नहीं गेन होगा, हम प्रॉफिट ही नहीं गेन कर पाएंगे अगर इन्हें पे करेंगे, तो इसलिए इनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। फिर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि अजम्पशन, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी का जो उन्हें फ़ायदा मिल गया था कि दीवान बना दिया गया था उन्हें बंगाल का, तो फ़ायदा कैसे हुआ। तो बेसिकली सारे रेवेन्यू पे उनका अधिकार आ गया था, ठीक है, अब उन्हें कहीं से गोल्ड या सिल्वर नहीं मंगाना पड़ रहा था, बंगाल से ही लूटो और बंगाल से ही खरीदो, सारी चीज़ें इंडिया से लेके इंडिया में ही यूटिलाइज वो कर रहे थे, तो इसलिए उनका पूरा एक्सेसिव रूल हो चुका था। सब्सिडरी अलायंस को आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 के प्रीलिम्स में भी आया था। सब्सिडरी अलायंस क्या था, बेसिकली ये था कि इसके चलते जो नवाब है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आर्मी को रखने के लिए नवाब को पेमेंट देना पड़ेगा किसी कंपनी को, कंपनी आर्मी रखेगी और जब भी ज़रूरत होगी तो आर्मी उनकी मदद करेगी नवाब की। लेकिन बेसिकली ये तरीका क्या था जिससे वो पूरा रूल रेगुलेट कर सके। अब वो क्वेश्चन है किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी का और जो इंडियन रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग था। तो बेसिकली जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने कोई प्रोविंसेस नहीं बांटे थे, बल्कि जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें उनकी रियासतें बटी हुई थी। जो कंपनी था उन्होंने अपने पूरे प्रोविंसेस बांट रखे थे। कंपनी ने क्या करा, अदालत लाई, अलग अलग चार्टर लाए, रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, एक्ट लाए, लेकिन इंडियन रूलर्स कोई एक्ट वगैरह नहीं लाते थे, फरमान जारी कर देते थे अगर कुछ ऐसा होता था तो, ठीक है। इसके अलावा क्या था, जितनी भी चीज़ें कलेक्शन करनी थी तो इंडियन रूलर्स में दीवानी होती थी। कंपनी ने बाद में क्या करा, ये सारी चीज़ें मतलब जो इनके मतलब ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्हें दे दिया गया, काजी और फौजदारी और ये सारी जो चीज़ें लाई, तो ये सारी चीज़ें कंपनी लेके आई थी। अब चीज़ें हैं कि डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। अब कंपनी की आर्मी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए या फिर कंपनी की आर्मी की क्या क्या विशेषताएं थे आपको बताना है। तो कंपनी की आर्मी में कौन लोग थे, पीजेंट्स थे जिन्हें ट्रेन किया जा रहा था, ठीक है, इन्फेंट्री लोग थे, कैवलरी नहीं थे, कैवलरी यानी कि घुड़सवार किसमें थे, नवाब की में थे, और इनकी में क्या थे, मतलब सिंपल सिपाही थे जो इन्फेंट्री मतलब यानी कि पैदल सैनिक थे। इसके अलावा सबकी एक यूनिफॉर्म थी, कॉमन यूनिफॉर्म थी, जिसमें कि कोई भी कास्ट वगैरह इन सबको कोई डिफरेंस नहीं था, जो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक यानी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसे प्रॉब्लमेटिक माना जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया 2018 के प्रीलिम्स में, आप पहचान गए होंगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सब्सिडरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेल्स ने लॉन्च करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी, उसका क्या मकसद नहीं था, ठीक है। तो क्या है, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। क्या ये मकसद था या नहीं था, आपको बताना है कि दूसरे के खर्चे से वो अपनी आर्मी चला सके, पहला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि नेपोलियन का जो डेंजर था कि नेपोलियन बोनापार्ट आ सकता है, उससे बचाने के लिए। तीसरा था कि फिक्स इनकम अपने कंपनी के लिए कमाने के लिए, कि कंपनी वालों के पास एक चीज़ आ जाए कि भाई फिक्स इनकम मुझे इस जगह से तो आ ही रही है, वो चीज़। और चौथा है पैरामाउंटेसी, यानी कि पूरा उस पर रूल कर देना कि हम इंडियन स्टेट को किस तरह से हड़प सकें। तो बेसिकली इसका आंसर है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मकसद नहीं था, तो इसका मकसद थर्ड वाला नहीं था। बेसिकली थर्ड वाला मकसद क्यों नहीं था इसका, क्योंकि बाकी तीनों चारों थे, क्या क्या थे कि वो चाहते थे कि आर्मी दूसरों के खर्चे से चल सके, तभी उन्होंने ये सारी चीज़ें करी कि आर्मी वो नहीं रखेंगे इंडिपेंडेंट, अपने पास रखेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट उस समय व्यापार के लिए आने वाला था, ठीक है, उन्हें शक था कि आना जाए और नवाब पे वो भरोसा नहीं कर सकते थे, नवाब की आर्मी पे, तो इसलिए वो चाहते थे, ये वाला रीज़न भी है। फिक्स इनकम वो कंपनी की सिक्योर करना चाहते थे, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई अगर वो पैसे ले रहे थे ना यहाँ से, यानी कि वो नवाब से पैसे ले भी रहे थे, तो भी आर्मी में तो यूज़ कर ही रहे थे, तो इससे कोई फिक्स इनकम तो आ नहीं रही थी। और अगर इनकम वो नहीं दे पा रहे थे तो क्या होता था कि ज़मीन हड़प ली जाती थी उनकी। तो बेसिकली उनका मोटिव था वो ज़मीन हड़प पाए, ठीक है, ये नहीं था कि इनकम आ पाए, उनका था कि वो ज़मीन हड़प पाएँ, अपना अधीन कर पाएँ। तो इसलिए इसका आंसर है सी,
कि इनका मकसद क्या नहीं था, फिक्स इनकम को जनरेट करें, ऐसा कोई इनका मकसद नहीं था। नेक्स्ट ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि 1857 में जितनी भी चीज़ें हुई, ठीक है, कि जितनी भी आपका कल्मिनेशन हुआ और ये अपराइजिंग हुई, इसका जो लीडिंग है, जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो 100 साल पहले से हो जाती है। जो छोटे मतलब बड़े विरोध, छोटे विरोध जो ये सब होते हैं वो सब मिलके 1857 पे विद्रोह को रिजल्ट देते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें बतानी है। अब इस चैप्टर में हमने इतनी सारी चीज़ें डीपली तो डिस्कस नहीं करी, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी कि अलग अलग जगह से इनके रिवोल्ट वगैरह चलते रहते थे। जैसे हमने कित्तूर का एग्जाम्पल देखा, हमने टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, हमने बंगाल के राजाओं के कॉन्फ्लिक्ट भी देखे, हमने अवध का देखा फिर वहाँ पे, ठीक है, कि अवध के लोगों में ये सारी फीलिंग्स आई कि हमारे राजा को बेफालतू में हमसे हटाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे रेबल हुए, जो छोटे छोटे क्रांतियाँ हुई, वो 1857 में जाके बड़ी क्रांति बनती है, जो हम डीपली इस पूरे मतलब बुक में भी देखेंगे और इस वाले टॉपिक में भी हमने भी थोड़ा सा इसका आइडिया लिया था। इसके अलावा पानीपत का जो मैंने आपको बताया था कि आपकी थर्ड जो बैटल हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जितने भी एम्पायर को हिला देने वाली इतनी बड़ी बड़ी जितनी भी बैटल्स हुई हैं वो पानीपत में ही क्यों हुई है। तो मैंने आपको रीज़न आंसर में भी बताया था वहीं पे चैप्टर में भी कि पानीपत का हरियाणा में पड़ता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आराम से अवेलेबिलिटी है, और अगर मान लो कोई यहाँ पे हारेगा भी ना तो स्टिल वो इतना रूल कर सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास आ सकती हैं। अब वो कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने का बहुत बड़ा रोल है मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न इंडिया बनाने का। तो लॉर्ड डलहौजी की कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न इंडिया बनाने में मदद करी। तो देखो, गवर्नर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और अभी हमने देखा भी था, जो आप देख सकते हो फिर से जाके, जहाँ मैंने बोला है कि लॉर्ड डलहौजी की कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपकी रही हैं, ठीक है। तो आपका आप एक पॉइंट यहाँ से दे सकते हो, यानी कि इस चैप्टर से मिल सकता है, पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पूरा गवर्नर जनरल ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है, ठीक है। हमने पूरी स्टोरी पढ़ी जिसमें गवर्नर्स बीच बीच में आए, तो हमने पॉलिसीज़ ओरिएंटेड पढ़ा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई, जैसे लैब्स की आई, पैरामाउंटेसी की आई, सब्सिडरी अलायंसेस की आई, ये सारी चीज़ें। तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी लाई वो आपको बताना है। साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। हमने इसमें ये देखा कि क्या क्या हमने पूरा चैप्टर देखा, किस तरह से ट्रेड से टेरिटरी तक आपका बना, यानी कि कैसे वो व्यापार के लिए आए थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें हड़पना शुरू करी। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखे, यूपीएससी एक्स क्वेश्चन देखे, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।